नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है वरुण ग्रोवर ने। वरुण, आप जानना चाहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में यदि आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट करना हो तो फिर अभी करना चाहिए या फिर एनएफओ क्लोज होने के बाद, जब ये फंड रेगुलर परचेज और सेल के लिए अवेलेबल होगा तब आपको करना चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यूएशंस जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं अंडरलाइंग स्टॉक्स की, तो आप अभी इन्वेस्ट करें या फिर एनएफओ क्लोज होने के बाद दोबारा जब ये ओपन होगा तब करें। तो अनटिल अनलेस इतने कम टाइम में एक बड़ा करेक्शन आ जाए तो वैल्यूएशन जैसी हैं वैसी ही रहने वाली हैं। तो ऐसे में या तो आप अभी इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक आप इंतजार करें, और यदि करेक्शन आता है तब आप इसमें थोड़ा और ऐड कर लें, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अदरवाइज फिर आप करेक्शन का वेट करें और जब करेक्शन आता है यदि इन स्टॉक्स में, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान रहे कि ये एक थीमेटिक फंड है। आपको यदि लमसम पैसा इन्वेस्ट करना है तो आइडियली आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में करना चाहिए। यदि आपका जो पोर्टफोलियो है वो पहले से ही वेल डाइवर्सिफाइड है और उसका छोटा हिस्सा आप इस तरह के थीमेटिक फंड्स में करना चाहते हैं, तभी आप इसमें करें। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं, ये पूछा है भावेश सक्सेना ने। भावेश जी, आपने कहा है कि 20 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करके आपको कम से कम मंथली 20 से 30 हज़ार रुपये मिलने चाहिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर मंथ आपको 1% से 1.5% तक कम से कम मिलना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम 12% 15% की लॉन्ग टर्म में उम्मीद रख सकते हैं इक्विटी फंड से, लेकिन ये कहना कि हर महीने आपको 1% से 1.5% का रिटर्न कम से कम मिले, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कुछ महीने जब वो स्कीम्स परफॉर्म करें उस वक्त आप उतना विड्रॉ कर भी पाएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ, यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो 12% के CAGR पर, 15% के CAGR पर लंबे समय तक जब इन्वेस्टेड रहे तो उसका एवरेज जो है इस तरह से आए, तब आप डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स यानी कि मल्टी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है शिबा शंकर त्रिपाठी ने। शिबा जी, आपने पूछा है कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर आपका पैसा डबल हो चुका है। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको उनमें से थोड़ा बेचकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक तो मुझे नहीं पता कि आपने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, बट अगर आपने रेलवे स्टॉक्स या PSUs स्पेशली और डिफेंस स्टॉक्स इत्यादि में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर रिटर्न्स पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने अच्छे रिटर्न्स अर्न किए होंगे। अब क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव दिखाई दे रही हैं, ऐसे में ये बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके और आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि थोड़ा सा आपका रिस्क जो है वो कम हो सके। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है सुरेश कुमार ने। और सुरेश जी, आपने कहा है कि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, 48 ईयर्स आपकी एज है। तो पहली बात तो कहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टर अगर ये समझता है कि वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है और ऐसे में यदि आप अट्रैक्टिव रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं कि आप चाहते हैं आपको ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिले, तो आप ये मानकर चलिए कि यदि आपका कैपिटल कुछ कम होता है किसी वक्त पर तो आपको ऐसे में घबराहट नहीं होनी चाहिए। यदि आप 15% रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं तो किसी वक्त पर यदि आपका पोर्टफोलियो 5% डाउन होता है तो इससे आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, तभी आप अग्रेसिव इन्वेस्टर कहलाएंगे और लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पर फिर भी सुरेश जी, मैं कहूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। सुरेश जी, आपने एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूँगा कि इस हाइब्रिड फंड की जगह पर आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, लार्ज कैप नहीं है। आप एक लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और लार्ज कैप में आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। आप SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में स्विच कर सकते हैं इस SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड की यूनिट्स को। और दूसरा आपके पास में 2 थीमेटिक फंड है, एक PSU और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। तो PSU फंड में मुझे थोड़ा सा मतलब
स्टॉक्स इस वक्त एक्सपेंसिव लग रहे हैं, बट लंबे समय के हिसाब से यदि ये छोटा सा हिस्सा है आपके पोर्टफोलियो का तो आप बने रहिए। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग थीम एक अच्छी थीम है, लेकिन जो फंड आपने चुना है ये एक नया फंड है, तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो एक ही बदलाव का सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ, वो है हाइब्रिड फंड से लार्ज कैप फंड में। बाकी फंड्स में आप बने रह सकते हैं, बट ये है कि थीमेटिक फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो छोटी मात्रा में होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हर्षल राकेश ने। हर्षल जी, आपने कहा है कि आपकी 3 से 10 साल की टर्म वाली एफडीज़ हैं बैंक में, जिस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि क्या मैं 50% पैसा उसमें से टाटा आर्बिट्राज फंड में स्विच कर सकता हूं, और ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए है। तो आर्बिट्राज फंड्स में क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन यहाँ पर होता है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके एफडी से बेहतर हो सकते हैं। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, बट हम 7% के आसपास का रिटर्न आर्बिट्राज फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल थोड़ा पैसा आर्बिट्राज फंड में स्विच या मतलब वहाँ से निकाल कर और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यदि आपके पास काफ़ी पैसा है और आपको लगता है कि ऐसा इमरजेंसी में थोड़ा पैसा मतलब आपको बिल्कुल एकदम से हाईली लिक्विड होना चाहिए और रिस्क बहुत कम होना चाहिए, और साथ ही थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं, तो इक्विटी सेविंग्स फंड भी एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है। इक्विटी सेविंग्स फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा आर्बिट्राज के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे आर्बिट्राज के साथ साथ इक्विटी और डेट भी होता है। लेकिन यदि आप एक छोटा हिस्सा इक्विटी सेविंग्स फंड में पार्क करना चाहें तो इमरजेंसी फंड के लिए ये भी एक अच्छा विकल्प है। तो एफडीज, आर्बिट्राज फंड्स और साथ ही इक्विटी सेविंग्स फंड, इन सबको मिलाकर यदि आप इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो ये मेरे हिसाब से अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रहे कि चाहे हम बात करें आर्बिट्राज की या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड की, यहाँ पर T+2 के हिसाब से रिडम्पशन होता है, यानी कि आप रिडीम आज करेंगे तो पैसा आपको 2 दिन के बाद अकाउंट में आएगा, यानी कल नहीं आएगा, परसों आएगा, वो भी वर्किंग डेज पर ही आपका ये ट्रांजेक्शन होगा। तो इसके लिए भी ध्यान रखिए कि यदि आपको बिल्कुल कुछ पैसा ऐसा भी चाहिए कि किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकें, तो थोड़ा पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में भी होना चाहिए, या एफडी आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड होनी चाहिए, मेरा मतलब, ताकि इमरजेंसी में आप किसी भी वक्त पैसे को विड्रॉ कर सकें। तो एफडी को आप लिंक कर दें सेविंग्स अकाउंट के साथ, और साथ ही आर्बिट्राज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड के जरिए आप अपना इमरजेंसी फंड मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है आपका कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जॉब में हो, दोनों की इनकम हो, तो क्या उन्हें अलग अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन करनी चाहिए, एक ही करना चाहिए? तो यदि दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं या वैसे भी दोनों अर्निंग हैं, आपके केस में आपने कहा है कि दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो डेफिनेटली 2 सेपरेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज आपको मेंटेन करके चलने चाहिए। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है कृष्णा चौबे ने। कृष्णा जी, आपने कहा है कि आप 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 20 साल के लिए, और क्या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो यदि 20 साल का नज़रिया हो तो मैं कहूँगा कि आप निफ्टी 50 के बजाय निफ्टी 100 या निफ्टी 500 में करें। निफ्टी 50 में आपको टॉप 50 स्टॉक्स मिलेंगे, जबकि निफ्टी 100 में आपको टॉप 100 स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि नज़रिया बहुत लंबा है। तो निफ्टी 100 भी एक लार्ज कैप इंडेक्स है और यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल जाएगा, और लमसम आप एक साथ एक दिन में ना करके इसे थोड़े से स्टैगर्ड मैनर में करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि आप पूरा पैसा एक दिन इन्वेस्ट करते हैं, अगले दिन मार्केट में गिरावट आती है, तो शायद आपको अफसोस होगा कि आपने वेट क्यों नहीं किया। लेकिन यदि आप इसे इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि कभी थोड़ा मार्केट ऊपर हो, कभी नीचे हो, तो आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो सकती है। तो इस तरह से आप इसे स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन यदि आप इसे 4 to 6 इंस्टॉलमेंट में भी डिवाइड कर देंगे तो शायद ये अच्छा होगा। और जैसा मैंने कहा, यदि आपका लंबा नज़रिया है तो आप इसे निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करें, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और इक्विटी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होना ये बहुत स्वाभाविक है। तो आप पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 जैसा आपने कहा उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से निफ्टी 100 या निफ्टी 500 में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।